हो गई क्या स्टार्ट? लिखा है? हाँ हो गई। हाँ चलो भाई, स्क्रीन शेयर। ठीक है, दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हम्म, चलो ठीक है भाई, अभी मैं बता दूं कि अपन उतना ही रेलेवेंस का पढ़ते हैं जितना तुम लोग को सबको इंटरव्यू में हेल्प हो जाए। कि अगर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मतलब व्हीकल डायनामिक्स के बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए या फिर सस्पेंशन रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पूछा, तो तुम उतना बता सको कि स्पेसिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत। अगर वैसे ये जो चीजें हैं ये मतलब उनको भी व्हीकल डायनामिक्स में, खासकर ये नॉन ऑटोमोबाइल कंपनीज में ज्यादा आइडिया नहीं होता उनको कि क्या है। तो तुम अगर मन से भी कुछ पैरामीटर्स बनाना की कोशिश करो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन और ये एब्स्ट्रैक्ट तो तुम देख लेना, ऐसा कुछ उसमें लिखा नहीं है। ये टर्म्स के बारे में पता है सब लोग को क्या, मतलब सस्पेंशन टर्म्स मतलब पता तो है मतलब थोड़ा थोड़ा अगर। बता दे। तो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। कैम्बर का देख भाई, ऐसा सीन है, ये है कैम्बर तेरा। हम्म, ठीक है ना? सिंपल। ठीक है, सामने से देखते हैं तब एंगल हाँ हाँ इंक्लिनेशन। ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके ऊपर ही ये तुम्हारा स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन है, ये तुम लोग को स्टीयरिंग वाले भी पढ़ा देंगे। ये नेगेटिव कैस्टर है, ये पॉजिटिव कैस्टर है। अपन नेगेटिव ही है अपनी गाड़ी में, ज्यादातर जगह नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव ही प्रिफर्ड रहता है। उसके रीजंस वो लोग बताएंगे, मेरे को ही पता है। ये टो रीजन इन भाई टो आउट है। रीजन। तू भी देखो बता रीजन देना। बता ही देता हूँ, चलो। देखो हाँ रीजन बता दे, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कैस्टर क्या है कि ये तुम्हारी स्टीयरिंग एक्सिस है, ठीक है? तो इस एक्सिस के हम्म, अबाउट ये व्हील असेंबली घूमती है। हम्म, तो ये जो है व्हील सेंटर से, इस प्लेन में तो तुम्हें लग रहा है व्हील सेंटर से पास हो रही है, थोड़ा सा ऑफसेट होता है। ठीक है? तो हम्म, क्या रहता है कि ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट पैच है, एग्जैक्टली जहां मेरा माउस पॉइंटर है। तो देखा ही देखा। अरे बहन तो इतना बड़ा ही। ठीक है। हाँ, अरे इसकी ऐसी कैसी यार साइज। तो ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट पैच है, ठीक है, इतना पार्ट। और ये स्टीयरिंग एक्सिस है। तो जो टायर्स से जो फोर्स, मतलब ग्राउंड से जो फोर्स टायर्स में ट्रांसमिट होती है, वो इस पॉइंट के थ्रू ही होती है। अब टायर, मान लो ये गाड़ी आगे को जा रही है, तो टायर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ओमेगा है। तो क्या होगा कि कांटेक्ट पैच ना, जब तुम स्टीयर करते हो तो कांटेक्ट पैच उसी डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा स्टीयरिंग एक्सिस का इंक्लिनेशन ग्राउंड से मीट कर रहा है। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है, तुमने मॉल्स में ट्रॉली देखी है? उसकी हम्म, ऐसी एक, हम्म, मान ले ऐसी एक एक्सिस है और ऐसे व्हील लगा होता है उसमें, ठीक है, ऐसा। ये तो ये जो एक्सेस है इसका मैं प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करूं तो व्हील के आगे होता है, ये तुम्हारा व्हील है। अभी तुम ट्रॉली आगे ले जाओगे तो व्हील इसी डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे ही तुम ट्रॉली को घुमा दोगे तो ये एक्सेस इधर आ जाएगी, ये वाली, और व्हील ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ आया? हाँ व्हील हाँ व्हील तुम्हारे हाँ जाने के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो तुम बस उससे एक एनालॉजी, एनालॉजी का एग्जैक्टली सेम फिनोमेना ही है। समझ में आया? तो ये स्टीयरिंग एक्सिस है तुम्हारी वर्चुअल, जो तुम ट्रॉली पे, जिस पे व्हील माउंटेड है ना? तो यही फिनोमेना है जिस कारण से जो व्हील है वो सामने जो स्टीयरिंग एक्सिस है उसके पॉइंट को ही फॉलो करता है। स्पेसिफिकली ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आगे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी तुम ये जिसको उल्टा कर दोगे, पीछे कर दोगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हारी जो कार है उसको, उसकी जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है ना वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, बस।
चलो मैं जल्दी जल्दी ये आगे। अरे इसको किंग पिन भाई एक्सिस बाहर भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, केपीआई इसी को बोलते हैं, स्टीयरिंग एक्सिस को, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, किंग पिन एक्सिस इंक्लिनेशन, ये सेम ही चीज और है ना। पॉजिटिव कैस्टर कहाँ यूज होता है? पॉजिटिव कैस्टर नहीं ही होता है यूज मेरे हिसाब से, मैंने कोई एप्लीकेशन आज तक नहीं पढ़ा भाई, मेरे को तो कोई नहीं मिला। हम्म, ठीक है, ये तुम्हारा टो इन टो आउट। ठीक है, तो टो और कैम्बर स्पेसिफिकली स्टैटिक कंडीशन में या गाड़ी जब स्ट्रेट चल रही तो 0 0 रखते हैं। 0 टो में ये पीछे वाले टायर जैसे हैं 0 टो में, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। कैम्बर भी मतलब एकदम खड़ा टायर है स्ट्रेट, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स होगा, और टर्म्स देख लेते हैं भाई उसमें क्या बताया उन्होंने। अपन को कैम्बर वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों देते हैं, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है वो बता दे भाई। कैम्बर तो पॉजिटिव नेगेटिव में बताया कि स्टैटिक में नहीं देते हैं, हम्म लेकिन अगर अपन दे भी रहे हैं मान लो, तो ये फायदा आता है, मैं इस डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। हम्म ठीक है, अभी इसमें इसमें जो तुम्हारा चैसिस है ये ऐसा है। ठीक है, ये गाड़ी हम्म ये गाड़ी का चैसिस है, ये हेडलाइट मान लो। ठीक है, और हम्म ये फ्रंट से देखने पे राइट टायर है। ठीक है, और अभी ये पॉजिटिव कैम्बर में है। एक सेकंड भाई, भाई ये तो नेगेटिव होता है, बुक में भाई मिस प्रिंट है कुछ। अगर कैम्बर जो है ये गाड़ी के अलोंग है, मतलब गाड़ी के इनवर्ट्स जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ओ तो सॉरी, भाई इसको अंदर ही तो नेगेटिव। जा रहा है। हाँ, इसको नेगेटिव बोलते हैं, ये बोल रहा हूँ, अंदर जा रहा है गाड़ी की तरफ। सुन लो। अबे पॉजिटिव नेगेटिव में मत बताओ, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव है। तो जब टायर इस साइड को झुकता है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा ऐसे फोर्सेस डेवलप होते हैं, ये इस डायरेक्शन में। जब स्ट्रेट चल रहा है तो लेटरल फोर्स कोई नहीं आएगा। इसको लेटरल इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये टायर का जो तुम्हारा ट्रांसफर्स प्लेन है ये ऐसा है, और ये लेटरल फोर्स है। ठीक है, तो लेटरल फोर्स जनरेट क्यों हुआ, इसको, इस फोर्स का नाम है कैम्बर थ्रस्ट। तो कैम्बर थ्रस्ट जो है तुमने बाइक्स में देखा होगा, जब तुम कॉर्नरिंग करते हो बाइक्स में, तो तीन फिनोमेना एक्ट करते हैं तुम्हारे लेटरल फोर्स जनरेट करने के लिए। एक तो तुम्हारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाइक का मान लो ये फ्रंट बाइक का ऐसा टायर है, तुम कॉर्नरिंग करते हो तो एकदम टेढ़े हो जाते हैं ना बाइकर्स, देखा होगा। हम्म तो अगर बाइक का टायर टायर इतना टेढ़ा हो गया है ना, तो हम्म जितना ज्यादा टेढ़ा होगा उतना ये कैम्बर थ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसा है। क्योंकि जो रेजिस्टिव टॉर्क चाहिए होता है ना, उतना ही ज्यादा चाहिए होता राकेश माइक बंद कर ले अपना। है। तो सुनाई दे रहा है। बोल। तो बाइक्स में कैम्बर थ्रस्ट का अपन ज्यादा का फुल फायदा उठा के कॉर्नरिंग कर लेते हैं, और कार्स में ऐसा है कि कैम्बर थ्रस्ट मतलब इतना सिग्निफिकेंटली इतना डिजायरेबल नहीं रहता है। मतलब ठीक है, अगर मिल रहा है तुम्हारे फेवर में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली क्या हो जाता है ना कि ऑपोजिट ही मिलने लगता है, जो अपन चाहते नहीं है वैसे टाइप का मिलने लगता है कैम्बर। तो अपन ने ये अपनी गाड़ी में ये नेगेटिव कैम्बर दिया था ना। अपन ने नेगेटिव देने की कोशिश करी थी, थोड़ा बहुत हम्म नेगेटिव था भी, बट जब गाड़ी प्रैक्टिकल में बनती है ना, तो इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे मिसअलाइनमेंट्स कुछ हो जाते हैं कि वो उल्टा ही मिल रहा था। मतलब जब अपन लेफ्ट टर्न ले रहे हैं ना, तो कैम्बर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा था, मतलब कैम्बर थ्रस्ट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था, जो डिजायरेबल नहीं है। मतलब तो जिस डायरेक्शन में बोल। टर्न ले रहे हो ना तुम, उस डायरेक्शन में ये एरो होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में टिल्ट होना चाहिए टायर को। मान ले कि हम्म टर्निंग, ये इसमें इस डायग्राम से समझा देता हूँ। कहाँ गया क्या, हाँ ये देखो। अब भाई जैसे ये है टर्निंग सेंटर तुम्हारा, ठीक है, गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है। ठीक है, ये तुम्हारा सीजी है,
सीजी पे बाहर को फोर्स लग रहा है क्या, mg²/r, ओ mv²/g, सॉरी कुछ भी बोल लो इसको। और ये डाउनवर्ड फोर्स है w, इससे तो मतलब नहीं है, मतलब ये इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो अगर जो तुम्हारे टायर्स हैं ये इस डायरेक्शन में झुक रहे हैं, मतलब इसमें नेगेटिव कैम्बर आ रहा है आउटर टायर्स में, और इसमें पॉजिटिव कैम्बर आ रहा है इनर टायर्स में, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि टर्निंग सेंटर इधर है, जिस भी साइड टर्निंग सेंटर होगा उस साइड टायर झुकाने पे कैम्बर थ्रस्ट इधर डेवलप हो जाएगा ऐसे में। और ये तो फोर्स सुन, ये स्लिंग में हेल्प करता है कैम्बर। लेकिन ये मैं सुन तो लो, ये जो चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ये एक सेकेंडरी पार्ट है लेटरल फोर्स का। लेटरल फोर्स इससे जनरेट नहीं होता है, मेन लेटरल फोर्स का जनरेशन है ये जो एक टायर पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पैच एरिया, इस पे डिपेंड हाँ तो करता है सुन, तो कैम्बर से अपन पैच एरिया ही बढ़ा रहे थे ना आउटर टायर का। कह सकते हैं हाँ, सही सही। इस डायग्राम में यही दिख रहा है। नेगेटिव कैम्बर होगा आउटर टायर में, मतलब अंदर वैसे की तरफ है तो वैसे टर्निंग के टाइम वो देख ज्यादा पैच एरिया मैं बता देता हूँ पैच क्या होगा। सीन रहता है। हाँ पैच एरिया नहीं बढ़ता है, पैच एरिया का जो प्रेशर कांटेक्ट एरिया बढ़ डिस्ट्रीब्यूशन है, जाता है ना। नहीं नहीं, एरिया एरिया तो कांस्टेंट ही रहता है, मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है पैच एरिया का वो चेंज होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि मैं अच्छे से अब बताई समझाई देता हूँ तुम लोग को जानना। ये है टायर, ठीक है। अभी इसका टॉप व्यू से पैच ऐसा मतलब अगर टेढ़ा नहीं होता तो पैच ऐसा प्लेन रेक्टेंगल दिखता, ठीक है। लेकिन अभी टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा में ऐसा हो जाता है, ये ऐसा ट्रेपेजॉइडल बन जाता है, समझ रहे हो। मतलब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था पैच एरिया का सेंट्रॉइड, अभी इधर शिफ्ट हो गया। कोई पैच एरिया क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्ट एरिया को बोलते हैं क्या? हाँ सेम 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 एक ही चीज है। और मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एरिया अगर इसको ऐसे कट कर दूंगा मैं क्रॉस सेक्शन तो ये एरिया तुम्हें दिखेगा। अरे देख, ये जो तूने एक ऊपर स्क्वायर बनाया है, ये तो अपना अगर कैम्बर नहीं होता तो ऐसा होता, हाँ ठीक है। और अगर हाँ कैम्बर नहीं होता और अपन टर्न कर रहे होते तो नीचे वाला ऐसा होता, लेकिन कैम्बर देने की वजह से भी नीचे वाला स्क्वायर ही हो जाता है टर्निंग के टाइम, ये होता है ना। ये वाला जो चीज है ये एप्लीकेशन में कहीं यूज नहीं करते, मतलब मैं तो अपन ने यूज नहीं किया है ये चीज। दूसरी बात ये वाला जो फिनोमेना जो तू बता रहा ना कि पहले से स्टैटिक में ही कैम्बर नेगेटिव दे के रखो, फिर जब तुम टर्न हाँ ले रहे हो तो कैम्बर रिस्टोर हो जाए, ये बोलना हाँ चाह रहा है। हाँ ये हाँ कंडीशन यूज होती है, सही सही बोल रहा है। लेकिन जो मैं कैम्बर थ्रस्ट समझा रहा था ना उसके पीछे का रीजन ये है कि पैच एरिया डिफॉर्म होता है, मतलब उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है। सेंट्रॉइड की जगह जो है, पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रॉइड सेंटर पे ही था, अभी जब वो शिफ्ट हो जाता है उस कारण से जो है तुम्हारा कैम्बर थ्रस्ट उस डायरेक्शन ऑफ टर्निंग के पॉइंट पे शिफ्ट होता है, उस डायरेक्शन में, जैसे ये इस फिगर में था। तो वो वाला पॉइंट सही है कि अगर आप इनिशियल में नेगेटिव कैम्बर दे दो और फिर जब कॉर्नरिंग कर रहे हो तो तुम्हारा पैच एरिया वापस स्क्वायर बन जाएगा, वो भी एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। बट वो जनरली यूज नहीं करते लोग, क्योंकि स्टैटिक कैम्बर नेगेटिव देना मतलब ये रहता है कि तुमने स्ट्रेट, जैसे गाड़ी स्ट्रेट चल रही है ना, मान लो ये हम्म, गाड़ी का डायरेक्शन है स्ट्रेट चलने का, ये तुम्हारे 4 टायर हैं, मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट, अभी तुमने नेगेटिव कैम्बर देखे रखा है चारों टायर में, तो चारों टायर अंदर को कैम्बर थ्रस्ट लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, ठीक है, चारों टायर अंदर को घुसना चाह रहे हैं। अब मान लो कि किसी का कैम्बर ऊपर नीचे हुआ और किसी का थ्रस्ट, मान ले इसका नेगेटिव कैम्बर बढ़ गया तो इसका थ्रस्ट फोर्स और बढ़ गया, समझ रहे हो, और इसका कम है, मान लो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के बता रहा हूँ मैं। तो अगर इसका कैम्बर थ्रस्ट तुमने बढ़ा दिया, नेगेटिव कैम्बर बाई चांस ज्यादा हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि, क्योंकि कैम्बर ऐसा ना भाई डिग्रीज का खेल है, तुमने सेट कर रहे हो, तुम जीरो सही सेट कर सकते हो, लेकिन तुम नेगेटिव पॉजिटिव में जब जा रहे हो तो हल्का सा भी रोल मूवमेंट आएगा तो एक ना एक कैम्बर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हल्के से नहीं। अब मान लो ये बढ़ गया तो तुम्हारा जो ओवरऑल गाड़ी है वो, ये तुम्हारा सीजी है, अभी ये ये दोनों फोर्स फ्रंट के बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट गाड़ी, अरे कहाँ गया, यहीं।
गाड़ी ऐसे घूम जाएगी। अरे साला, समझ रहे हो, यॉ मूवमेंट बोलते हैं इसको। मतलब हाँ गाड़ी जो है तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट घूमने लगेगी। घूमने नहीं लगेगी इन द सेंस कि एक हल्का सा शिफ्ट, हल्का सा तुम्हें पीछे, तुम ड्राइव कर रहे हो ना, तब तुम्हें वैसा महसूस होगा हम्म। भाई गाड़ी पीछे से तो कहीं खिसक रही है, मतलब चलाते चलाते ही। तो ये स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, जो गुलिया ने पॉइंट बोला ना, वो पॉइंट कॉर्नरिंग के टाइम पे एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है कि जब कॉर्नर कर रहे हो तो तुम्हारा पैच एरिया बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही है, नो इश्यूज। बट इश्यूज तब आएंगे जब तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। मैक्सिमम टाइम गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती है। भाई अपन बहुत दूर है रिपोर्ट के स्टार्टिंग से। चलो भाई करते हैं। और कोई टर्म भाई, कैम्बर कैस्टर, तो कैस्टर थोड़ा का, जूम करना एक बार बता देंगे थोड़ा। हाँ देख ये 4 टर्म हो गए ना, कैम्बर कैस्टर टो स्टीयरिंग हम्म। एक्स। ट्रैक वेट पता है, गाड़ी से पीछे, गाड़ी को पीछे से जब देखते हम्म। हैं तो दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, उसको ट्रैक वेट बोलते हैं। व्हील बेस, जब गाड़ी को साइड से देखते हैं ओके। तो फ्रंट और एंड पीछे के टायर्स में जो डिस्टेंस है उसको व्हील बेस बोलते हैं। स्क्रब सुन तो, रेडियस, हाँ टायर के एक्सट्रीम पॉइंट से या कि उनके सेंटर के सेंटर बीच में सेंटर सेंटर से देखते हैं। ठीक है। स्क्रब रेडियस में बताया था, इसी डायग्राम में ही दिख जाएगा। ये जो कैस्टर वाला डायग्राम था ना, आ गया भाई, ओ भाई ऊपर था क्या, ओहो, हाँ तो ये जो डिस्टेंस है ना, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन यहाँ काट रही है और ये तुम्हारा पैच पॉइंट है, तो इतनी सी डिस्टेंस को, ये इस डिस्टेंस को तुम्हारा बोलते हैं स्क्रब रेडियस। अब स्क्रब वर्ड कहाँ से आया कि जो तुम्हारी स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन है उसके अबाउट टायर घूमेगा। और टायर अभी नॉर्मल फोर्स कहाँ से जा रहा है टायर का, इस पॉइंट से जा रहा है नॉर्मल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे टायर जो है जमीन से कांटेक्ट में है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से कांटेक्ट में है और इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला है, तो ये घिसट मार जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा टर्निंग सेंटर जो है टायर का, लोकल टर्निंग सेंटर बोल लो, वो ये है, ये पॉइंट। और नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो कांटेक्ट पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट जब घूमेगा तो घिसट मारेगा ना। समझ में आ रही है, हाँ लेफ्ट भाई या हाँ। राइट, जब तुम व्हील असेंबली को घुमाओगे स्टीयरिंग इनपुट देके, तो ये घिसट मारेगा, तो इसी घिसट को स्क्रब बोला है। ये स्क्रब रेडियस स्टीयरिंग एफर्ट वाले, मतलब स्टीयरिंग वाले समझाएंगे कि इससे स्टीयरिंग जितना ज्यादा स्क्रब रेडियस होगा ना, उतना तुम ज्यादा घिसट मारनी पड़ेगी, उतना ज्यादा तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पे टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका रेडियस उतना उतना ज्यादा ज्यादा टॉर्क आएगा, हाँ मतलब लगाना पड़ेगा इसे हाँ, मोड़ने के लिए। मतलब ठीक है। ड्राइवर को स्टीयरिंग मोड़ने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। तो जनरली इसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको जीरो भी नहीं करते हैं। जीरो में ये है कि फिर भाई स्टीयरिंग, मतलब सोच लो ना, स्टीयरिंग टॉर्क अगर जीरो हो गया बाई चांस, ठीक। तुम सोचो तुम्हें तो बस केवल कंपोनेंट्स को इनर्शिया देने में जो टॉर्क लगाना है वो देना है, बाकी तो गाड़ी कहीं भी घूम जाएगी हल्के से टॉर्क में। तो ये पॉइंट है कि जीरो नहीं करते। ठीक है भाई, स्क्रब रेडियस हो गया। अबे तो मोशन, स्क्रब रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपने आप अलाइन होएगी ना गाड़ी। हाँ सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क बोलते हैं उसको, जितना ज्यादा हाँ, तो वो अपने स्क्रब। को कम रखना है। हाँ तो ऐसा है कि हर इसमें मैं जितने भी पैरामीटर्स पढ़ा रहा ना, हर पैरामीटर का एक स्वीट स्पॉट है। अगर आप उससे कम रखोगे, उससे ज्यादा रखोगे, कुछ हैं मिसअलाइनमेंट्स बोलते हैं कैम्बर और टो को। तो कैम्बर टो तो जीरो ही, कमर्शियल व्हीकल्स में कैम्बर टो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है, बहुत ही बेकार चीज मानते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। अपना तो भाई रेसिंग व्हीकल है, तो उसमें तो आप सब चीजें चेंज होती हैं, लेकिन हर पैरामीटर का स्वीट स्पॉट होता है। हर पैरामीटर 5-6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं सारे मेंशन नहीं करूंगा, जो जो मेनली डिपेंडेंट है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने कैम्बर थ्रस्ट में घुस गया, लेकिन कैम्बर थ्रस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ना लेटरल फोर्स में, वो इतना कम है एज कंपेयर टू जो लेटरल फोर्स का मेन ओरिजिनेशन है, जो कि नॉर्मल, जो टायर पे जो नॉर्मल लोड है, और ग्राउंड कैसा है, टायर और ग्राउंड के बीच में पैच एरिया कितना बड़ा है, कैसा क्या है, इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, कि ये सब चीजें छोटी चीजें हो जाती हैं, ये सब माइन्यूट लेवल पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं हर चीज को डेप्थ में ले जाने की कोशिश
नहीं करूंगा आगे से। मोशन रेशियो भाई, मोशन रेशियो देख क्या रहता है, अमाउंट ऑफ शॉक ट्रेवल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ व्हील ट्रेवल। तो इसको डायग्राम से ही समझा देता हूँ मैं, ज्यादा सही रहेगा। ये देखो, तो मुझे ये बताओ कि अगर टायर अपना इतने से इतना उड़ गया, ऊपर चला गया इतना टायर, तो ये कितना कंप्रेस होगा। मान लो ये एक्स अमाउंट है, तो ये कितना कंप्रेस होगा, ये स्ट्रट कम होगा भाई थोड़ा। कम होगा, है ना, वाई। तो मान ले वाई, Absorb. हाँ मान ले यहीं तक ही गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। ये जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं ये इधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे टर्निंग पेयर है, तो ये आर्म्स ऐसे हो जाएंगे, और ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा करीब, ठीक है। तो y मान रहा हूँ मैं ये स्ट्रट के कंप्रेशन को, तो सिंपली y अपॉन x, ये तुम्हारा है मोशन रेशियो, सिंपल, ठीक है। ये थोड़ा आगे डिटेल में आएगा, इसमें इंस्टॉलेशन रेशियो भी आएगा, वो इसी का ही बेटा है, तो वो तुम आगे देखना। चलो अभी इसको, तो ये डेफिनेशन है कि उसके रिस्पेक्ट में कितना हाँ कंप्रेस हुआ अपना हाँ हाँ सस्पेंशन। हाँ, ये डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ शॉक ट्रेवल गिवन टू द अमाउंट ऑफ व्हील ट्रेवल। व्हील ट्रेवल था x, शॉक ट्रेवल था y, ठीक है। शॉक अपन सस्पेंशन को बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक वहीं से आया है, ठीक है। चलो अभी ग्राउंड क्लियरेंस कैसे डिसाइड करते हैं कि बेसिकली रोड प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर माउंटेन एरिया है, मतलब एटीवी है तुम्हारी, तो ग्राउंड क्लियरेंस एज हाई एज पॉसिबल, मतलब इतना हाई नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो सीजी की हाइट रहती है, और तुम्हारा वो रहता है कि मतलब एक पॉइंट से ज्यादा कर दोगे तो सीजी भी बढ़ाना पड़ेगा। सीजी आप शिफ्ट नहीं कर सकते, सीजी अगर बढ़ा दिया तो वो टॉपलिंग कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, ट्रैक विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। जैसे ट्रैक विड्थ व्हील बेस है, ये भी 5-6 फैक्टर्स हैं। मैं पहला फैक्टर बता देता हूँ, मेन सीजी की लोकेशन, ठीक है। सीजी की लोकेशन, सीजी की हाइट कितनी है, और सीजी की फ्रंट टायर्स और बैक टायर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है अनइक्वल है, किस साइड को शिफ्टेड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर सीजी की हाइट ज्यादा होगी तो तुम्हें ट्रैक विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा वो है टॉपलिंग ना हो। टॉपलिंग ना हो, हाँ, रोल ओवर बोलते हैं उसको, रोल ओवर प्रिवेंशन के लिए ट्रैक विड्थ बढ़ाते हैं व्हीकल्स की, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टर्स बता दिए तुम लोग को कि भाई थोड़े थोड़े, कि हाँ कौन सी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं। राइड हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ, हाँ मतलब जो अपन ने अपनी गाड़ी में सबसे नीचे एक शीट लगी है ना, उससे ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है, वो राइड हाइट मान लो, ठीक है। वो तो ग्राउंड क्लियरेंस है। राइड हाइट क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ चेसिस फ्रॉम ग्राउंड इन अ लोडेड कंडीशन। लोडेड अनलोडेड का डिफरेंस है उसमें। ठीक है, वो राइड रोल रेट वाला राइड हाइट होगा, ठीक है। अभी तो आगे से अपनी अलग थी, पीछे से अलग थे। ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ हाँ सही बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, पीछे से अलग थी, लेकिन डिजाइन में अलग नहीं थी। डिजाइन में मैंने बताया था कि अब पीछे के अपने भाई जो गाड़ी पीछे से दबी हुई है ना, तुमने देखा ही होगा, क्योंकि पीछे बैटरी बहुत ज्यादा हैवी है, और बैटरी प्लेसमेंट, मोटर और ये सब का वेट जो है, हमने जब कैलकुलेट किया था तो इतना ज्यादा नहीं आया था। जो भी था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सीजी जो है थोड़ा सा आगे था हम लोग के हिसाब से, लेकिन सीजी बहुत ही पीछे शिफ्ट हो गया, उस कारण कुछ चेंजेस आ गए गाड़ी में, तो तुमने देखे ही। इसलिए मैंने जब बाद में वहां से आने के बाद बड़ी वाली स्प्रिंग्स लगाई थी, तो तुमने देखा होगा पीछे से गाड़ी उड़ गई थी थोड़ी सी, उसमें उसमें फिर ग्राउंड क्लियरेंस दोनों साइड का बराबर हो गया था, मतलब एकदम फ्लैट हो गया नीचे का बेस। स्प्रंग भाई अनस्प्रंग मास, बड़ी वाली स्प्रिंग का क्या मतलब? मतलब बड़े वाले मोटे वाले स्ट्रट्स थे ना एक अपने वीएस में भाई पुराने जो मोटे पड़े थे। वाले का मतलब मतलब जानना चाह रहे हैं हम, स्टिफनेस ज्यादा अच्छा, है कि कम है? हाँ हाँ हाँ, मतलब स्प्रिंग का जो कॉइल डायमीटर है वो ज्यादा है, वायर डायमीटर ज्यादा है, स्ट्रट स्टिफनेस की भी लेंथ ज्यादा है। ज्यादा है,
हाँ, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और मैं उस सब की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो है वो तो क्रिटिकली डैम्प्ड बनाते हैं, तो वो स्टिफनेस और मास, जो मास तुम उनको मेंशन कर दोगे तो स्टिफनेस भी दे ही रहे हो मैन्युफैक्चरर को, तो अकॉर्डिंगली वो डैम्पर बना देता है, बट ज्यादा उसमें कस्टमाइजेशन का चांस नहीं रहता डैम्पर्स में। ऑल्दो डैम्पर्स का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे तुम्हें मैं बताऊंगा। स्प्रंग मास पता है ना, जो तुम्हारा जो भी पार्ट चेसिस के अंदर है वो स्प्रंग मास है, और चेसिस के बाहर मतलब तुम्हारे सस्पेंशन, एच आर्म, ए आर्म, टोलिंग, व्हील असेंबली में ब्रेक डिस्क, कैलिपर, नकल, हब, रिम, टायर, जो भी चेसिस के बाहर है, ड्राइवर से दूर है जो चीज, वो अनस्प्रंग है। और जो ड्राइवर के जस्ट टच में, जस्ट पास में, मतलब जो चीज लटकी हुई है स्प्रंग मासेस के ऊपर, वो अनस्प्रंग के ऊपर वो स्प्रंग है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर, चलो ये डायग्राम में देख लो, ज्यादा सही है। तो दो टाइप के होते हैं, एक साइड व्यू से दिखता है इंस्टेंट, ये वाला है इंस्टेंटेनियस सेंटर साइड व्यू से। तो ये तुम लोकेट कर लो, ये जो फ्रंट ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल सा, ये अपर आर्म है, इसको राइट साइड का अपर आर्म मान लो, और ये पॉइंट प्लेन से बाहर आ रहा है ऐसा मान लो, तो ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। अपर आर्म और लोअर आर्म तुमने देखा है कि गाड़ी में अपने इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन देने के पीछे रीजन है, वो यही रीजन है कि जब उनको आप प्रोजेक्ट करके एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाते हो, और ग्राउंड से क्यों मिलाया, ये वाली लाइन का खास सिग्निफिकेंस है। ग्राउंड से मिलाने की जरूरत ही क्या थी, ये दिख तो गया 2 लाइन से इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये लाइन की जरूरत थी कि जो टायर है वो तो ग्राउंड से कांटेक्ट में, और टायर्स फोर्सेस ग्राउंड से बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। तो मान लो कि ये फ्रंट राइट टायर है, फ्रंट राइट टायर की तुमने डिस्क देखी है, ब्रेक डिस्क, तुमने लगाया ब्रेक, फ्रंट मान लो केवल फ्रंट का, अभी केवल फ्रंट राइट टायर में ही ब्रेकिंग फ्लूइड जा रहा है, ऐसा मान लो, खराब है ब्रेक लेकिन अपन ने वही लगाया, तो अगर ब्रेकिंग फ्लूइड यहाँ जाएगा तो ब्रेक फोर्स का जो डायरेक्शन है, मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे जनरेट होगा। तुम्हारी गाड़ी आगे जा रही थी, ब्रेक फोर्स ग्राउंड से टायर पे पीछे को लगेंगे। अब ये जो ब्रेक फोर्स है, ये ब्रेक फोर्स, ये तुम्हारा चेसिस का सीजी मान लो कहीं यहाँ पे है, तो ये ब्रेक फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये इस इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जाता है। क्यों? वो इन सस्पेंशन लिंक्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब उसका जो सर्किट डायग्राम है फोर्स ट्रांसमिशन का, वो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो तुम्हारा ग्राउंड है उसने तुम्हारे टायर पे फोर्स लगाया, टायर ने रिम पे फोर्स लगाया, रिम कैसे कनेक्टेड है, फ्रंट में हब, और हब काय पे माउंटेड है, नकल पे, और नकल से क्या जुड़े हैं, ये बॉल जॉइंट्स। समझ में आया या कुछ रिलेट हो रहा है कि मैं बहुत वापस बोल। एक और चलो, मतलब एक फोर्स ट्रांसमिशन की एक ट्रेन है, ये तुम्हारा ग्राउंड ने टायर पे फोर्स लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ब्रेक डिस्क पे अपन ने फोर्स लगाया कि ब्रेक डिस्क को पकड़ लिया, ओके। तो ब्रेक डिस्क ने किसको रोका, ब्रेक डिस्क काय से जुड़ी है, हब घूम रहा है ना, और हब काय से जुड़ा है, रिम, और रिम काय से जुड़ी है, टायर से। तो ग्राउंड ने टायर पे फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ये गाड़ी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स अब जिस पाथ से आया था उस पाथ की जगह दूसरे पाथ से जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने लगाया तो फोर्स डिस्क पे था, लेकिन अब डिस्क पे उल्टा फोर्स थोड़ी ना जाएगा, अब रोकना तो गाड़ी को है ना इवेंचुअली। तो गाड़ी कैसे रुकेगी, गाड़ी तो केवल आर्म से कनेक्टेड है, ये तुम्हारे अपर आर्म और लोअर आर्म, अब इससे ही रुकनी है गाड़ी। तो यहाँ तो इस पॉइंट तक फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फोर्स आएगा कैसे, ये वाला फोर्स यहाँ कैसे पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंचेगा कि ग्राउंड ने टायर पे लगाया, टायर मतलब काला वाला पार्ट, ठीक है, वो टायर ने रिम को रोका, रिम ने रिम ने हब को रोकने की कोशिश करी, और हब जो है वो नकल को स्लो डाउन करेगा, मतलब क्योंकि नकल आगे जा रहा है तुम्हारा और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हब की जो स्टब एक्सेल है, फोर्स उस पर भी इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे,
थोड़े से, क्योंकि ये ऑफसेट रहते हैं, एकदम सेंटर पे नहीं होता है हब, ये 2 पॉइंट्स के सेंटर पे नहीं होता है हब, थोड़ा सा ऑफसेट होता है। तो इवेंचुअली एक फोर्स, इन दोनों में से एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें उल्टा टॉर्क लगेगा। समझाऊं और डिटेल में जाऊं, इसमें पहुंचाऊं? हाँ भाई, आगे समझ भाई। आ रहा है हम्म। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अरे यार तुम लोग को भाई थोड़ा सा डायग्राम एक सही सा मिल जाता तो और प्यारा ही समझा देता मैं। रुको रुको, ब्रेक कहीं दिख रहा है, ब्रेक डिस्क? ब्रेक्स डिपार्टमेंट खोल ले। अबे तो रिपोर्ट सुनो, में। या नहीं, रिपोर्ट ब्रेक्स की पता नहीं यार, अभी इसमें सेव नहीं है मेरे पास लैपटॉप में। या मिल फिर जाएगा। ये वाली चीज तुम्हें ब्रेक्स के टाइम ही समझाऊं क्या, ये अभी समझानी? क्या? ये कि ये वाला फोर्स इंस्टेंटेनियस सेंटर पे क्यों पहुंच रहा है और एंटी डाइव क्यों देना पड़ता है, इसको एंटी डाइव बोलते हैं ना, जो मैं डायग्राम पे समझा रहा था। कहाँ गए ये वाला डायग्राम? इसको एंटी डाइव बोलते हैं। एंटी डाइव मतलब कि जो फोर्स तुम्हारा ये जो हुआ था ना, ब्रेकिंग फोर्स, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लगता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे लगता है ये फोर्स ऐसा। लेकिन ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है। मतलब इन दोनों का जो कपल होगा वो इफेक्टिवली इस पॉइंट पे ये फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक ब्रेकिंग वाला। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, ये 60 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये फोर्स हो जाएगा F cos 60 डिग्री और ये F sin 7 डिग्री, 7 डिग्री। तो ये फोर्स जो है यही बोलते हैं इसको एंटी डाइव फोर्स। तो एंटी डाइव फोर्स क्या करता है, जो तुम्हारी गाड़ी है वो गाड़ी को फ्रंट से उठाने की कोशिश करता है। एंटी डाइव, डाइव का मीनिंग समझाता हूँ मैं। डाइव, ब्रेक मारते हैं तो आगे की तरफ दबती है, तो बस दबे इसको ना। डाइव बोलते इसको हैं, एंटी इसको डाइव डाइव बोलते हैं। बोलते हैं। तो तुमने फ्रंट में अभी ब्रेक ही मार रहे हैं अपन, तो डाइव हो रही है गाड़ी, तो डाइव को अपोज कर रहा है ना ये एंगल, ये वाला फोर्स, यही एंटी डाइव फोर्स। अगर ये जो एंगल है, मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कि इतना फोर्स प्रोड्यूस हो जाए कि गाड़ी डाइव ही ना ले। समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल है कि तुम ब्रेक लगा रहे हो लेकिन तुम्हारी गाड़ी आगे को झुक ही नहीं रही, क्योंकि एंटी डाइव फोर्स इतना ज्यादा है, क्योंकि सस्पेंशन के जो पॉइंट्स हैं, तुम्हारे हार्ड पॉइंट्स जो हैं फ्रंट के ए आर्म्स, वो इस टाइप से प्रोजेक्शंस है उनके, कि उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है एग्जैक्टली तुम्हें सीजी पे ही मिलता है। अगर वो एग्जैक्टली सीजी पे मिल गया, मतलब तुम्हारा जो एंटी डाइव है वो 100% है। और 100% है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि तुमने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी आगे को दबी ही नहीं। समझ रहे हो? तो अब ये किसी को अच्छी बात लग रही होगी, किसी को लग रहा होगा कि खराब। वो जो खराब वाला पॉइंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ब्रेक मारते हैं तो डाइव नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, ताकि ड्राइवर को पता चले कि भाई कितना ब्रेक मार रहे हैं। मान लो तुम ब्रेक दबा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी आगे को झुक रही हो, तुम आगे को फील कर रहे हो कि सीट तुम्हें आगे को पुश कर रही है स्टीयरिंग की तरफ, तुम्हें वो फील आ रहा है कि हाँ भाई ब्रेक में अच्छा खासा मार रहा हूँ इसलिए मैं दब रहा हूँ। अब मान लो तुमने धड़ल्ले से पेडल प्रेस किया लेकिन 100% एंटी डाइव है और गाड़ी दबी नहीं रही, तो तुम पेडल प्रेस करे जा रहे हो, फिर एक पॉइंट आएगा कि तुम्हारे टायर्स जो है वो लॉक हो गए और घिसने लगे। V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है ना नो स्लिप कंडीशन में, लेकिन अब स्लिपिंग हो रही है, मतलब तुम्हारी गाड़ी आगे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है लेकिन टायर तुमने रोक लिए। टायर तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, तुम कितना ही ब्रेक फोर्स मार सकते हो टायर्स को रोकने के लिए। तो अबे इसका ये ये रीजन नहीं है ब्रेक फोर्स कम हो जाता है, मतलब जो कंपोनेंट है वो गाड़ी को रोकने वाला वो कम हो जाता है, एंटी डाइव बढ़ा देते हैं तो। वही दोनों चीजें है ना, साथ में एक्ट कर रही हैं दोनों चीज। मैं यही बोल रहा हूँ, एंटी डाइव भी बढ़ रहा है और ब्रेक फोर्स भी कम हो रहा है, लेकिन 7 डिग्रीज है ना, 7 डिग्रीज नेग्लिजिबल है। ब्रेक फोर्स कम हो हाँ। रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो एंटी डाइव वाला पार्ट है वो जरूरी इसलिए है। पहले तो मैंने बता दिया कि 100% क्यों नहीं देना, अभी थोड़ा सा देना जरूरी क्यों है। तो जरूरी इसलिए है कि जो अपनी जो सस्पेंशन की जो स्प्रिंग्स है ना फ्रंट की, बहुत सॉफ्ट होती हैं। फ्रंट की स्प्रिंग्स पीछे से सॉफ्ट बनाई जाती हैं जानबूझ के,
उसके पीछे का रीजन इस रिपोर्ट में बहुत आगे में तुम्हें दिखेगा। तो फ्रंट की स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, तो तुमने अगर ब्रेक पैड मारा, मतलब दबाया ब्रेक को, तो इतनी ज्यादा दब जाएगी गाड़ी कि हो सकता है गाड़ी के इनर्शिया के कारण तुम स्टीयरिंग में घुस जाओ, स्टीयरिंग छाती में घुस जाए, समझ रहे हो, मर जाओगे। इतना ज्यादा डाइव भी नहीं चाहिए, और डाइव एकदम झटके से लगता है भाई, क्योंकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है इस सब का। इसमें कोई डिले नहीं रहता कि भाई थोड़ा सा तुमने लगाया फिर थोड़ी देर फिर मिली सेकेंड्स के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं, सब तुरंत होता है। अगर तुमने ज्यादा कस के पेडल मारा तो तुम स्टीयरिंग में घुस जाओगे। तो ये उसको काउंटर करने के लिए इतना सब देते हैं, जरूरी है, इतना देना बहुत जरूरी है, और हर गाड़ी में होता है। ठीक है, ठीक। हार्नेस क्यों बांधिए? हार्नेस इसलिए स्टीयरिंग में बांधी कि तुम भाई ये स्टीयरिंग मतलब में ही ना जैसे, घुसना, इसलिए तो बांधिए। हाँ नहीं, हार्नेस इसलिए दिया है कि भाई अब जैसे कोई और नूब है, वो गाड़ी बना रहा है, उसने बना दिया जीरो एंटी डाइव, ठीक है, तो भाई स्टीयरिंग घुसने से बेटर ही है कि भाई हार्नेस बचा ले तुम्हें, अब तुमने गाड़ी तो खराब बना दी, समझ रहे हो। अपन बिना हार्नेस के चला पा रहे हैं ना, इसलिए चला पा रहे हैं, और दूसरा अपना ब्रेक भी थोड़े से, सॉरी नहीं है कोई। बाद में देखेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, चलो चलो। तो रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी होगी कोई नहीं देखने वाला। मैं इसलिए पता है यश से बोल रहा था कि भाई अपन थोड़ा शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे भाई सही जल्दी। है, चलने दो। अरे तुम्हें मजा तो आ रहा है साले, बट खत्म नहीं होगी रिपोर्ट। अपन 6वें पेज पे हैं यार। चलो, इंस्टेंटेनियस सेंटर बता दिया मैंने, रोल सेंटर हो गया, रोल सेंटर नहीं हो गया, रोल सेंटर देख लो। यार इसमें दिखेगा भी नहीं, इनफाइनाइट पे अपना रोल सेंटर। अच्छा चलो, सिमिलर ही प्रोसीजर है। रोल सेंटर तो इधर है, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर इनफाइनाइट पे, ये फ्रंट व्यू है भाई गाड़ी का। रोल कैसे इनफाइनाइट पे हो सकता है? रोल सेंटर नहीं, इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनिटी पे, रोल सेंटर यही है, ये दिख रहा है रोल सेंटर, ये। रोल सेंटर क्या होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, देख फ्रंट व्यू है अपना ये गाड़ी का, ठीक है, ये लेफ्ट टायर है, क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये अपना केपीआई बताया था मैंने, कितना है केपीआई यहाँ पे, 10 डिग्री है, ये एंगल अगर 110 है तो केपीआई 10 डिग्री है, ठीक है। ये स्क्रब रेडियस है, ये दिख रहा है, रुको मैं दिखा देता हूँ, ये 2.68 इंच, ये डिस्टेंस जो है इतनी सी छोटू सी, ये है स्क्रब रेडियस अपनी गाड़ी की। केपीआई इस हिसाब से एडजस्ट किया गया है कि स्क्रब रेडियस कम हो, मिनिमाइज करने के लिए देते हैं केपीआई। केपीआई देने की ऐसा अगर जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए दिया जाता है कि स्क्रब रेडियस कम होगा, ठीक है। ये लोअर आर्म है 18.32 इंच का, फ्रंट व्यू से देखने पे। ये अपर आर्म है, ये तुम्हारा फ्रंट का चेसिस है, यहाँ E23 लिखते हैं, ठीक है। ये टायर है, 22 इंच का टायर है अपना, ग्राउंड से उसका एक्सट्रीमिटी, 13 इंच की फ्रंट से ग्राउंड अरे एक क्लियरेंस। बार ये बता दे, स्पेसिफिकेशन, नेट चला गया था। हाँ क्या बता दे। क्या क्या था ये, क्या लेफ्ट वगैरह ये सब क्या लिखा ना, एक बार बता दे, मैं नेट चला गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये लेफ्ट टायर है, ठीक है। ये एक लाइन जो दिख रही है ना डंडी सी, बस हमने टायर नहीं बनाया, ये लाइन है, ये लाइन मतलब ट्रांसवर्स प्लेन आगे है। का? हाँ फ्रंट का लेफ्ट का टायर है ये, ठीक है, फ्रंट से देखने पे। अब मान लो टायर इतना पतला है, टायर की विड्थ 0 है, तो एक लाइन दिखेगी ना तुम्हें, केवल इतना पतला टायर है ऐसा मान लो, ये 2D ज्योमेट्री है। तो ठीक है, ये किंग पिन इंक्लिनेशन 100 डिग्री जो दिख रहा है ना, ये एंगल इफेक्टिवली किंग पिन एंगल 10 डिग्रीज होगा। ये इस वाली लाइन से देखें तो 100 डिग्रीज है। ये लोअर आर्म है 18, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 18.32 इंच का इफेक्टिव लेंथ ऑफ लोअर आर्म है ये, ठीक है। ये बॉल जॉइंट्स है तुम्हारे, मतलब अगर उसको 3D में इमेजिन करना चाहो, आउटर बॉल जॉइंट्स हैं ये अपर आर्म है, 13 इंच का ये ग्राउंड क्लियरेंस है, ये रोल सेंटर है, बताता हूँ कैसे लोकेट होता है। 2.68 तुम्हारा स्क्रब रेडियस है, दिख गया ठीक। बोलिए ये, है ना। हाँ हाँ। अब इसमें रोल सेंटर क्या होता है, रोल सेंटर क्यों होता है और क्या जरूरत रहती है, ठीक है मैं बता देता हूं। ये अपर आर्म है, लोअर आर्म है, ठीक है, इनके जो प्रोजेक्शंस है जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं कि ये इनफाइनाइट पे मिलेंगे, मतलब पैरेलल हैं ये, ठीक है। अगर ये कन्वर्जिंग होते, ऐसे होते,
मान ले ये पॉइंट्स ऊपर ना होने की जगह यहाँ होते, ठीक है। तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ बनता है, आईसी, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसको मतलब आर्म्स के प्रोजेक्शन से ही इंस्टेंटेनियस सेंटर डिफाइन होता है। एक दो टाइप के इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, ये तुम्हें फ्रंट व्यू से दिख रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर, वो मैंने जो पहले दिखाया था वो साइड व्यू से था। उसका यूज आता है एंटी डाइव कैलकुलेट करने में, इसका यूज आता है रोल सेंटर को लोकेट करने में, ठीक है। तो ये मैंने फेक आईसी है ये तुम्हारा, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आईसी इन्फिनिटी पे है। और टायर का ग्राउंड से जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से एक और मैं लाइन ले जाऊं और आईसी पे मिला दूं, ठीक है। अपन ने वहां पे भी यही किया था, याद है, कांटेक्ट पॉइंट से आईसी को जोड़ा था। बस यही करते हैं, आर्म्स का प्रोजेक्शन और कांटेक्ट पॉइंट से आईसी को जोड़ दो तो अपना ये रोल सेंटर। और वहां पे क्या लोकेट किया था, वहां पे तो केवल आईसी था, वहां पे रोल सेंटर जैसा कुछ चीज नहीं थी, या पिच सेंटर बोल लो, पिच सेंटर जैसा कोई चीज होती नहीं। तो एकदम गाड़ी की जो बीच की एक्सेस है ना, ये जिसके अबाउट गाड़ी सिमेट्रिक है, इस एक्सेस से ये वाली ग्राउंड कांटेक्ट वाली जो लाइन जहां मीट कर रही है उसको बोलते हैं रोल सेंटर। ये है तुम्हारा फेक रोल सेंटर, ठीक है। एक्चुअल गाड़ी का ये है जो मैंने, जो इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में डॉटेड ब्लैक लाइन से, ये एक्चुअल गाड़ी का रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में मीट कर रहे हैं, तीनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो सेंटर से तो यही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको रोल सेंटर बोल दिया, ठीक है। तो फ्रंट का ये है फ्रंट का रोल सेंटर। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से पीछे का रोल सेंटर लोकेट होता है, ठीक है। और रोल सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो होती है अपनी रोल एक्सिस। ये देखो, ये फ्रंट है, ये रियर है पीछे का, ठीक है। पेन मोड में आ जाओ, हाँ, ये फ्रंट है, ये रियर है। ये जो पॉइंट है ये फ्रंट का रोल सेंटर है जो मैंने अभी दिखाया ना डायग्राम में। सिमिलरली सेम प्रोसीजर से पीछे का रोल सेंटर भी डिफाइन हो जाता है ऐसे, ये पॉइंट पे। इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो, ये हो जाती है रोल एक्सिस। अब मैं रोल 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 क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ बार बार, क्योंकि जब गाड़ी रोल होती है, जब अपन टर्न लेते हैं, जैसे इस केस में अपन स्टेडी स्टेट लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट लेफ्ट टर्न ले रहे हो, ये तुम्हारा टर्निंग सेंटर है, ये फ्रंट है, ये रियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऐसे लगेंगी बाहर की तरफ, तो गाड़ी को लेफ्ट, तुम टर्न लेफ्ट ले रहे हो, अगर मान लो यहाँ ड्राइवर बैठा है, ठीक है, तो अब ड्राइवर की जगह तुम बैठ जाओ मन में और एक्सपीरियंस करो। मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तुमने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाई, तो तुम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड्स लगेगा, मतलब तुम राइट को खींचोगे, तुम राइट को फोर्स मूव करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। और वो तुम नहीं हो, तुम चैसिस ही हो, चैसिस और तुम इंटीग्रेटेड हो। तो चैसिस पे फोर्स बाहर लग रहा है, इसलिए तुम पे भी फोर्स बाहर लग रहा है। तो एट दिस इंस्टेंट जब फोर्स बाहर लग रहा है, एक इंस्टेंट पे रोल एक्सिस ऐसी दिखती है, रोल एक्सिस ये। तो रोल एक्सिस के अबाउट तुम इंस्टेंटेनियसली टर्न ले रहे हो, समझ रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट तुम घूम रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एकदम फ्लैट सीधे बैठे हो और ऐसे बस ऐसे राइट में मुड़ गए, लेकिन तुम एक्चुअली इस रोल एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो। लेकिन ये रोल एक्सिस जो है ये इंस्टेंटेनियस है, ये रोल एक्सिस लेफ्ट और राइट टर्न में घूमती है, बहुत खतरनाक। मैं दिखाता हूँ, एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। मिल जा भाई ने। पीछे चला कहाँ चले जाता है आइटम, तो सब करो न्यू फोल्डर। हाँ ये देखो, ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन एकदम सेंटर से तो जा रही है, ये है रोल एक्सिस। ये लेफ्ट और राइट टर्न ले रहे हो, ये मेरे प्रोजेक्ट का, ये तो मैं दिखा रहा हूँ, रोल एक्सिस ये होती है। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि इंस्टेंटेनियसली गाड़ी इसके अबाउट रोल करती है, रोल मूवमेंट पता है ना, ठीक है।
लेकिन इंस्टेंटेनियस में इसलिए बोल रहा था क्योंकि रोल एक्सेस खुद अपनी जगह से हिल जाती है भाई, क्योंकि ये रोल सेंटर जो है ये स्टैटिक नहीं है। रोल सेंटर पीछे का देख रहे हो तुम, पीछे का रोल सेंटर कितना खतरनाक हिल रहा है जब तुम लेफ्ट या राइट टर्न ले रहे हो, और फ्रंट का भी हिल रहा है। वो रोल सेंटर क्यों हिल रहा है, रोल सेंटर हिलने का पीछे का रीजन भी बता देते हैं आपको, वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट ठीक है। तो रोल सेंटर कहाँ गया यार, इसको सेव करो। ये देखो रोल सेंटर, ठीक है, ये इसमें दिख रहा है रोल सेंटर, ये है रोल सेंटर स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन में मैंने ही बताया था कि एकदम एक्सेस ऑफ सिमेट्री से पास करता है। ये तुम्हारे इंस्टेंटेनियस सेंटर है लेफ्ट का, ये है इंस्टेंटेनियस सेंटर राइट का, और कांटेक्ट पॉइंट से राइट वाले तक ले जाओ तो यहाँ काटेगा, लेफ्ट से ले जाओ यहाँ काटेगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगे ये। तो ये तो मैंने तुम्हें स्टैटिक की डेफिनेशन बताई थी कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री से जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो रोल सेंटर होता है। एक्चुअल में रोल सेंटर दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर की जो लाइंस हैं जो ग्राउंड कांटेक्ट पॉइंट से मीट कर रही हैं, उन लाइंस वो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहां बनता है रोल सेंटर। जैसे इस डायग्राम में तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर इन दो प्रोजेक्शन से आया लेफ्ट में, ये आया राइट में। ये रियर का बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि रियर का तुमने एनिमेशन में भी देखा कि खतरनाक हिलता है, यहाँ पे भी बहुत तेज हिलता है। मैंने बताया ये अपनी अपनी डिजाइन से मतलब कैसे इफेक्ट होता है रोल सेंटर कि अपन ने अगर मतलब आर्म्स को ऊपर नीचे बना दिया कर दी हाँ थोड़ी हाँ हाँ डायमेंशन, उससे इफेक्ट होता है। हाँ हाँ, क्योंकि क्या है कि गाड़ी रोल उसके अबाउट होती है। दूसरी बात, जैसे एंटी डाइव में मैंने समझाया था ना कि तुम्हारी जो फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस, जो ब्रेक फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर की तरफ एंगल बनाती है कि नहीं। हाँ 60 डिग्री 7 डिग्रीज का जो एंगल था वो वहां था। अभी यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे बस ये है कि इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये जो फ्रंट टायर मतलब फ्रंट का लेफ्ट टायर जो है, जब तुम टर्न ले रहे होगे तो जो कॉर्नरिंग फोर्सेस जनरेट होंगी इस डायरेक्शन में, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन एक कंपोनेंट होगा, एक्चुअल फोर्स ये होगी रोल सेंटर के अबाउट, जो रोल सेंटर में मिल रही होगी। अच्छा समझ रहे हो? तो अच्छा, तो इसमें ही वही सेम है कि भाई यस, दो इसको ज्यादा करेंगे तो अपना कॉर्नरिंग हाँ मतलब इतना कम हो जाएगा, लेकिन अपनी हाँ बॉडी रोल नहीं होगी। लेकिन रोल हाँ होना अपने को चाहिए ताकि अपने को फील होता रहे कि भाई गाड़ी टर्न हो रही है। मतलब रोल सेंटर नीचे रखना होता है जितना पॉसिबल हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं अबे ऐसा ताकि मतलब टर्न ले पाए कम फोर्स में, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। देखो अबे देख तू किसी, अरे उसमें बैठा है क्या एसयूवी, मतलब भाई ऐसे स्कॉर्पियो में ऐसे टर्न लेती तो भाई गाड़ी ऐसे पूरी टेढ़ा वेढ़ा फील होता होगा ना तेरे को, रोल हो हाँ रही है अपन गाड़ी। बाहर की तरफ जाते हैं। हाँ, वो सामने वाली एक्सिस के अबाउट अगर पूरी बॉडी मूव होती है तो उसे रोल बोलते हैं। तो वही है, देख ये जो इसने अभी एक एरो बनाया हुआ है ना, अगर ये थोड़ा और ऊपर उठेगा तो वो रोलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन जो हाँ हाँ तेरा वही तो। टायर पे इस साइड फोर्स आएगा ना वो कम हो जाएगा। लेकिन अब वो अपन बिल्कुल भी कम नहीं करते, क्योंकि जैसे उसने तब बताया था कि ब्रेक की फील आनी चाहिए तो इसमें टर्निंग की फील आनी चाहिए। ऐसे ये क्या गौरव? हाँ भाई सही बोला। हम्म। मतलब वन ऑफ द रीजंस यही है, मैंने बताया ना हर फैक्टर 5-6, जैसे रोल सेंटर है, रोल सेंटर यही क्यों है और थोड़ा हाइट पे क्यों चाहिए, तो वो हर क्यों के पीछे 5 आंसर है, उसमें से एक सिग्निफिकेंट आंसर गुलिया ने दे दिया, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है, अब सही ही बता रहा हूँ। और बाकी दूसरी चीज ये हो जाती है, ज्यादा ऊपर इसलिए भी नहीं देते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये दूसरी जगहों पे थोड़ा या मतलब कॉर्नरिंग के केसेस में थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अब मान लो कि क्या है, जब तुम टर्न लेते हो तो फ्रंट और इनर टायर और आउटर टायर पता है ना टर्न में जो टर्निंग सेंटर है। फोर्सेस। नहीं, इनर टायर होते हैं अंदर वाले टायर्स, मतलब जब तुम टर्न ले रहे हो लेफ्ट को तो तुम्हारे जो ड्राइवर के जो लेफ्ट में टायर होंगे वो इनर होंगे, और जो ड्राइवर के राइट में टायर होंगे गाड़ी में बैठे हो तो वो आउटर टायर होंगे। अगर तुम्हारा टर्निंग सेंटर लेफ्ट में है, तुमने स्टीयरिंग लेफ्ट को मोड़ा है ना। तो जैसे मैंने बताया था रोल में क्या होता है कि
तुम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती है। मैं वो डायग्राम ही खोल देता हूँ। कहाँ गया? ये देख लो। तो लेफ्ट टर्न ले रहे हो है ना, ये है तुम्हारे आउटर टायर, ये वाले, और ये इनर टायर है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फोर्स लगा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, तो ये फोर्स क्या करता है बेसिकली, ये तुम्हारे आउटर टायर्स पे लोड बढ़ा देता है। समझ रहे हो ना? मान लो ये फोर्स इतना ज्यादा है कि तुम्हारी गाड़ी टॉपल हो गई, मतलब रोल ओवर हो गई। रोल ओवर का सेंस ये होता है कि ये वाले टायर्स जो हैं, इनर टायर्स, ये कांटेक्ट छोड़ दे ग्राउंड से। राकेश भाई, समझ रहा हूँ मान लो लेफ्ट ऊपर टर्न उड़ ले रहे हो, गई उस तरफ। हाँ मान लो लेफ्ट टर्न हाँ ले हाँ। रहे हो तुम, है ना, गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, हम्म और बहुत खतरनाक स्पीड में हो, ठीक है। तो वी स्पीड क्यों बोला मैंने, क्योंकि mv²/r, तुमने v हम्म बढ़ा के रखा ऑलरेडी, ठीक है। और टर्निंग रेडियस तुम्हारा, तुमने बिल्कुल हल्का सा टर्न स्टीयरिंग घुमाया है, हल्का सा, तो तुम्हारा हल्का सा तुमने घुमाया, इसलिए टर्निंग रेडियस ज्यादा है। अगर ज्यादा घुमा देते तो छोटा टर्न लेते ना, समझ रहे हो? हम्म तो mv²/r, m तो कांस्टेंट है, v²/r से ही खेलेंगे अपन, ठीक है। अब तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है और हल्का सा तुमने टर्न किया था, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से तुमने टर्न ले लिया, बड़ा सा हाईवे का टर्न था लेफ्ट, लेकिन तुम में तो मची चुल भाई, तुमने क्योंकि चलाई है बाहर, ठीक है। हम्म तुमने घुमा दी स्टीयरिंग पूरी, बोला घम बम, पूरी घुमा दी पूरी, हम्म, ठीक है। टर्निंग रेडियस तो मान पलट लो गई उस साइड। कैपिटल आर था, स्मॉल आर हो गया, ठीक एकदम है। छोटा सा हो गया, और स्पीड तो तुम ऑलरेडी बनाए हुए थे, है हम्म कि नहीं? तो तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ी क्या हो गई, पलट गई। इमेजिन करो, समझ गए? हम्म कर पा रहे हो इमेजिन कि भाई तुम पूरा पूरा। राइट में झुक रहे थे, और राइट में झुकते झुकते घूम ही गए भाई, राइट की तरफ पूरा गोल ही घूम गए, समझ रहे हो? गाड़ी चितड़े उड़ गए गाड़ी के, ऐसा। तो मैं ये इसके पीछे ये पॉइंट था कि जो इनर टायर्स है ना, इन पे लोड कम होता है लेफ्ट टर्न लेते समय, लेफ्ट या राइट जो भी लो, इनर टायर्स पे लोड कम होता है, मैंने इनर बोल दिया ना। तो लोड कम होता है, कम होते 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 इतना कम ना हो जाए कि जीरो हो जाए, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो जैकिंग इफेक्ट्स होता है ना, जैसे गुलिया ने बताया कि अपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट था ना फोर्स का, लेटरल फोर्स का, पिछले डायग्राम में। हाँ हाँ, रोल तो सेंटर वाले में। अब ये जो टायर है, ऑलरेडी इनर टायर्स जो हैं बेचारे, ऑलरेडी भाई कम लोड है इन पे, अब इन पे अगर जैकिंग फोर्स भी आ गया थोड़ा बहुत, तो और ऊपर उठने, और ऊपर को इन पे फोर्स लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंटेंशनली खुद से उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो ऊपर के फोर्स है ना, जैकिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, जैकिंग इफेक्ट, मतलब वहां पे एंटी डाइव बोलते थे, याद है? एंटी डाइव फोर्स बोला था मैंने एक। हम्म फ्रंट व्यू से देखने हाँ पे लेटरल फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट्स को जैकिंग फोर्सेस बोलते हैं, जैकिंग, और इस पूरे फिनोमेना को जैकिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये जैकिंग फोर्सेस काय का फंक्शन है? ये नॉर्मल का ही फंक्शन है, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हाँ कि लेटरल फोर्स नॉर्मल फोर्स का फंक्शन है, और लेटरल फोर्स का एक कंपोनेंट है जैकिंग फोर्स। तो जितना चेसिस टायर पे नीचे को फोर्स लगा रही है, ये जैकिंग फोर्सेस जो है, ये इसी का ही सब कंपोनेंट है, मतलब उसी का ही बाय प्रोडक्ट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जैकिंग फोर्सेस बढ़ने से टायर कांटेक्ट लूज कर रहा है, हाँ, लेकिन अगर लूज करा फिर तो जैकिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर जब तक नॉर्मल कांटेक्ट है और लेटरल फोर्स भी बना हुआ है, तो हल्का सा जैकिंग इफेक्ट जो है, ये थोड़ा सा तुम्हें नुकसान कर सकता है ऐसे पॉइंट्स पे। तो ये मोटिव था ये बताने का कि रोल भाई सेंटर बहुत आवाज ऊपर चली नहीं गई रखा। तेरी। नहीं, आ रही आ है? रही आ रही हेलो। हाँ, गुलिया का नेट अटक रहा है शायद थोड़ा बहुत। आ रही है भाई। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, रोल सेंटर अपन ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते। यस यस। हाँ, वही तो ठीक है। चलो क्लियर भाई, अब भाई भाई भाई, अरे बोलो भाई। सुन सुन सुन, अरे मेरे वो नेट चला गया था। अच्छा मैं एक चीज फाइनल कर रहा हूँ इसमें। अरे वही हाँ वाला डायग्राम खोलना पिछला। हाँ, खोलो खोलो। हाँ, अबे ये, हाँ हाँ, तो ये देख एक आ तो गया समझ में। एक चीज और है, बस बता देना सही बता रहा हूँ कि नहीं। ये जो सेंटर ऑफ मास है तेरा, सीजी है, हम्म
और रोल एक्सिस है। अगर अपन इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उतनी ज्यादा रोलिंग होगी, मतलब उतने ज्यादा टर्न फील होंगे अपने को, सही है ना? सही सही। ठीक है। और कम बिल्कुल करेंगे सही, तो टर्न कम फील होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ हाँ तो मतलब कम फील होंगे तो मतलब अपना ये जो तू कह रहा है जैकिंग फोर्स ज्यादा हो रहा हाँ है ना? हाँ। हाँ। तो अपन एक स्वीट स्पॉट पे रखेंगे। बिल्कुल। हाँ बस वही है। और देख, जो सामने जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी सामने डाइव होती है तो उसके लिए हाँ एंटी डाइव देते हैं। हाँ ठीक है। टर्न करते हैं तो जो साइड में मुड़ रही है तो उसको जैकिंग बोल रहा है तो हाँ, उसके लिए जैकिंग एंटी जैक इफेक्ट। नहीं देते क्या? तो उसके लिए एंटी एंटी जैक जैक भाई, नहीं बोलते? एंटी जैक के लिए रोल सेंटर को जमीन के नीचे घुसेड़ना पड़ेगा, अभी ऊपर है ना। अच्छा। तो कुछ हाँ भाई गाड़ियां ऐसी आगे बनी है, उसमें। कुछ गाड़ियां ऐसी बनी है, मैंने देखी है, तो उसमें क्या जिसमें होता है, एंटी जैक में क्या हो जाता है, क्या अलग हो जाता है? भाई मैंने जितना मैंने भाई स्टडी करा था उसमें तो बस ये बताया था कि रोल सेंटर नीचे है, तो गाड़ी के नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसी में कंट्रीब्यूट करेगा, जैकिंग फोर्स नहीं बोलेंगे फिर उसको। जैकिंग फोर्स डिराइव कहाँ से हुआ है, जैसे एंटी डाइव बोला था मैंने, डाइव का एंटी। तो जैक क्या होता है, तुम गाड़ी पे जैक लगाते हो ना, गाड़ी का जैक सुना होगा। हाँ हाँ टायर पंचर हो जाता है, टायर बदलने के लिए जैक घुमा के उसको, जैक को एक्सपेंड करके तुम गाड़ी का टायर उठा देते हो एक साइड से जो भी पंचर है। तो जैकिंग मतलब गाड़ी को उठाना, तो जैकिंग फोर्स मतलब गाड़ी को उठा रही है वो फोर्स, समझ में आया? तो ये पैरेलल है, सब ऐसे ही वहीं से डिराइव हुआ है। अच्छा। अरे तो मतलब एंटी डाइव को ही का ही एक सिमिलर चीज है जैकिंग, मेरे को हाँ, लगा उसके लिए एंटी जैकिंग होता एनालॉगस है, होगा। बिल्कुल बिल्कुल एनालॉगस है दोनों चीजें। मेरे को लगा डाइव के लिए जैकिंग होगा और लेकिन ये एंटी डाइव के लिए जैकिंग है, सिमिलर जो कहना चाह रहा है सही ऐसा सही। है। हाँ हाँ। ओके भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही मजा आ रहा है गुलिया भाई तुम्हें, मैं रात निकल जाएगी। ओह ओह, चलो। Whew, कितने टर्म बचे हैं भाई? टर्म एंटी स्क्वाड रह गया यार, लेकिन वो हम समझ गए एंटी डाइव की तरह, जब एक्सेलरेट करते तो उसके लिए तो एक एंटी सेकंड स्क्वाड पढ़ने दे। करते। अबे एंटी स्क्वाड में बताता हूँ, जो अपन एकदम से एक्सेलरेट करते हैं ना, गाड़ी हम्म। पीछे की तरफ ऐसे तो उठ पीछे जाती है जाते हैं अपन। आगे से। बिल्कुल सही। अब पीछे नहीं यार, आगे से ऐसे उठती है ना गाड़ी, फील हाँ हाँ, मतलब अपन उठ पीछे इतनी अपने नहीं को जाती फोर्स लेकिन लगता है। फील होती है ना हाँ। आगे से उठ रही है। बहुत तो सही। वो ना उठे तो उसके लिए एंटी स्क्वाड रहता है। बहुत, इतना मैंने बढ़िया समझाया एंटी डाइव की, एंटी स्क्वाड खुद ही समझ गया भाई जनता। नहीं भाई, ये पहले से आता था। अरे फिर क्यों मेहनत करा रहा है साले? और अंडर अरे तो स्टीयर, भाई, इट हैपेंस व्हेन द फ्रंट व्हील स्टार्ट टू क्लोज अब भाई स्लाइटली अंडर व्हेन द स्टीयर ओवर स्टीयरिंग। स्टीयर पूछ लेते, ये अच्छे से बता देना। आता है लेकिन थोड़ा तुम्हारी और अच्छी, अच्छे से जानना है। अंडर स्टीयर तुम्हारी मतलब ऐसी कि कैसी भाई? भाई तेरे को मेरी क्या बात लग रहा है, तू क्यों समझ आता? भाई इसलिए तो बैठा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को समझ रहा, बाकी लोग समझ गए। अंडर स्टीयर तो पता है? बता रहा। देख, भाई अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर वो रहता है ना, एक गाड़ी तूने थोड़ा सा मोड़ा तो पूरी घूम गई, वो मेले में गाड़ी नहीं ट्रक है, चलेगी। मतलब ट्रक का केस कह सकते हैं अंडर स्टीयर। अपने नहीं ट्रक बे, में होता है जो। सुन तो। अरे नेता सुन तो ले। अरे तूने मेले वाली गाड़ियां नहीं देखी, थोड़ा सा स्टीयरिंग दे देते हैं तो पूरी घूम जाती है, गोल ही गोल, पूरा चली नहीं हो कभी गाड़ी। एडवेंचर पार्क में रहती है। छोड़ भाई भाई, मैंने नहीं नहीं चलाई। बता सकता था। अरे तो अंडर स्टीयर सही बोला ना सॉरी। मैंने, कि सही बहुत सही ज्यादा सही स्टीयरिंग करने के बाद वो कम टर्न होता है व्हील। सही कि भाई, उल्टा सही बोल बोल रहा रहा हूँ? है। हाँ हाँ अंडर, हाँ हाँ हाँ, सही ठीक। बोल रहा है। सही बोल रहा है। ठीक अंडर स्टीयर मतलब जितना स्टीयरिंग है उससे कम इफेक्ट आ रहा है। क्यों गौरंग भाई? है। अपनी गाड़ी में तो, अपनी गाड़ी में भाई क्या था? भाई ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर अपने आप में चैप्टर है यार, जितना तुम्हें समझ अरे तो आया ना ऊपर का उतना से रख हेडिंग तो लो। बता, अरे मैं बोल रहा हूँ अपनी गाड़ी में, सोचने दे। आप अपनी गाड़ी में क्या? जैसे मैं अपन अपनी बता जैसे गाड़ी में अगर मैं बताता सुपरा हूँ, वाली अपनी गाड़ी गाड़ी हो में तो ओवर उसमें तो ओवर स्टीयर स्टीयर दिया होगा। जाता है। अबे अपनी गाड़ी में बाहा में ओवर ओवर स्टीयर। स्टीयर दिया जाता है, रेसिंग कार में अंडर स्टीयर दिया जाता वही। है। ठीक है। चलो क्या मैं सही चाबी हूँ बंद कर नेक्स्ट। गौरंग? दी। बहुत सही है भाई, नेक्स्ट। चले आगे अरे बढ़ और जाए। मैं थोड़ा अरे गौरंग, मैंने सही बताया कि नहीं बताया? सही बताया भाई, सही बताया, सही बताया। हाँ तो एक्सप्लेन तो कर भाई, और समझना है हमें। अंडर भाई स्टीयर ओवर स्टीयर। ये अपनी गाड़ी अरे में क्या यार, था? अपनी गाड़ी में ओवर स्टीयर है। ओवर होगा ना। हाँ तो ओवर ओवर स्टीयर तो है ओवर है। लेकिन
भाई ये सब भी तो पूछेगा वो। क्यों है ना? नहीं वो तो पता है क्यों है, क्योंकि अपने को इमीडिएट चांस। कैसे है ओवरस्टीयर, कैसे है ना? हाँ कैसे है, कितना है? कितना है। चलो लो देख लो फटाफट, देख लो फटाफट, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है। एक एक फैक्टर बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो भाई। अरे दो ही लोग हैं हम तो अब खाली है सुनना है हमें। अरे बहुत शोर हो रहा है इधर, एक सेकंड। बोलो 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 बोलो। चलो, फ्रंट का रोल सेंटर मैंने बताया था, उसकी हाइट है HF, ठीक है। हाइट कहाँ से? जमीन से, ग्राउंड से, ठीक है। ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये ग्राउंड की लाइन है, और ये भी ग्राउंड के पीछे। तो और ये है पीछे वाले रोल सेंटर की हाइट। तो तुम ये बताओ कि ये रोल एक्सिस भाई ऐसी इंक्लाइंड क्यों है? जरूरी ऐसा क्यों दिया है? मतलब पीछे का रोल सेंटर की हाइट थोड़ी ज्यादा दी है, आगे के रोल सेंटर की हाइट थोड़ी कम दी है। उसके पीछे का रीजन मैं भाई बताने जा रहा हूँ। ड्राइवर थोड़ा ज्यादा फील हो। क्या क्या? अबे एक तो ड्राइवर का रीजन हो गया, ड्राइवर भी आगे बैठता है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा रीजन है वो टायर्स के लिए, कि हम्म। आगे वालों से हम स्टीयरिंग करते हैं, हम्म। तो सही। भाई उनका चलो मैं बताता हूँ, कैसे समझ। जल्दी सुन लो, जल्दी सुन लो क्या। फ्रंट में, बता बता। फ्रंट के टायर के फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, ओ पीछे के रोल सेंटर की तरफ, ठीक है, ऐसे को। और फ्रंट के ऐसे जाएंगे इस वाले रोल सेंटर की तरफ, हम्म दिख रहा है? हम्म तो तुम ही बताओ जैकिंग फोर्सेस किसमें फ्रंट में है, रियर में, किसमें ज्यादा है? एक मिनट। रुक जा मैं बता रहा हूँ, एंगल उसमें ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स भाई और ऊपर की लगने तो वो पीछे वाले में जाता है। पीछे वाले में ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब टर्न ले रहे होगे तो कांटेक्ट पहले कौन छोड़ेगा, लेफ्ट पीछे वाले टायर या आगे वाले टायर? पीछे हैं? वाला। पीछे वाला ना। ये अब कैसे पता भाई पीछे वाला छोड़ेगा पहले? तुमने ही तो और बोला ज्यादा अभी है जैकिंग फोर्सेस किस में ज्यादा है। हाँ तो अच्छा सॉरी सॉरी। जैक मतलब गाड़ी को उठाना, गाड़ी को समझ गया, उठाना ऊपर मतलब। वाला फोर्स, हाँ। ठीक है क्लियर हो रहा है। हम्म हम्म अब भाई टर्न ले रहे हो, ठीक है। मैंने क्या क्या चीजें बोली कि फ्रंट में जैकिंग फोर्स कम है, पीछे ज्यादा है, पीछे वाले कांटेक्ट पहले लूज करेंगे, है कि नहीं? अब इसी केस में लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तुम बैठे हो ड्राइवर की जगह, और राकेश भाई ने मतलब इतना स्टीयरिंग नहीं घुमाया कि गाड़ी पलट गई, लेकिन इतना घुमा रहे हैं कि हाँ गाड़ी घिसट खा रही है, मतलब धीरे धीरे कांटेक्ट लूज कर रहे हैं टायर्स, ठीक है। सुनो, हम्म वो स्वीट स्पॉट पे हो तुम। तो तुमने बोला वो जब जब उस स्वीट स्पॉट पे आओगे, जब गाड़ी टर्न, मैं ये नहीं बोला पलटने वाली है, अभी चारों टायर इंटैक्ट जमीन पे ही है। तो तुम्हारा जो पीछे के टायर्स हैं वो कांटेक्ट लूज कर रहे हैं धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि उनपे जैकिंग फोर्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उनपे लेटरल फोर्स, क्योंकि उनका एंगल ज्यादा है, रोल सेंटर उनका ऊपर है, और रोल सेंटर ऊपर है, मतलब रोल एक्सिस का इंक्लिनेशन इस टाइप से दिया है। तो पीछे के टायर जब कांटेक्ट लूज कर जाएंगे, तो मुझे बताओ कि मान लो कर गए, हल्के से उड़ गए पीछे के टायर्स, और ये बहुत इजीली टर्न हो जाएगी। हाँ, तो जो तुम्हारे ओवर ओवर सेंट्रीफ्यूगल स्टीयर कहते फोर्स हैं। था, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था तुम्हारा, वो पूरा मतलब पूरा जो है वो ट्रांसपोज होके यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, रोल सेंटर पे। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को राइट में भगाने की कोशिश कर रहा था। अब राइट में पहले कौन भगेगा? जिसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। टायर ने ही तो पकड़ के रखा है गाड़ी को, जो तुम्हें राइट में जाने नहीं दे रही, है कि हम्म नहीं? आप जैसे ही टायर का कांटेक्ट लूज हो गया, फिर तो पलट ही जाओगे, मतलब खिसक जाओगे। इस केस में ये होगा कि तुम एक्चुअली ऐसे टायर, दोनों टायर्स ऐसे खिसक जाएंगे इस डायरेक्शन, क्योंकि ये कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, ये यही है। तो ऐसा समझ लो कि फ्रंट के टायर्स के अबाउट पीछे वाले टायर घूम गए, क्यों? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। ऐसा समझो, ये फ्रंट के टायर्स हैं, ये तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा है बीचों बीच गाड़ी के, क्योंकि फोर्स सीधी पे लग रहा है, और ये पीछे के टायर्स हैं जो कि कांटेक्ट लूज कर चुके हैं, तो ये ऐसे खिसक जाएंगे, समझ रहे हाँ हो? हाँ ऑलरेडी उसके ऑलरेडी तुम लेफ्ट टर्न ले रहे थे भाई, और तुम्हारे पीछे वाले टायर कांटेक्ट छोड़ने को बैठे हैं, और वो गाड़ी को और खिसकाने को बैठे हैं। तो समझ रहे हो तुम्हारी गाड़ी कैसे खट से खिसक जाएगी? अभी इसका लाइव एग्जांपल राकेश ने महसूस किया है, मैं बताऊं कहाँ किया है? कहाँ? राकेश भाई सुनो, बता बता। जब जब नई वाली स्प्रिंग लगाई थी और तुमने स्टोरी डाली थी, याद है? हाँ तो याद आया? उस तरफ जा रही थी तो क्यों? वायर।
वो इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पीछे के टायर्स हैं वो मैंने उसमें जो सस्पेंशन स्प्रिंग है वो बड़ी वाली लगा दी, मतलब तो उसकी रोल स्टिफनेस सेंटर ज्यादा ऊपर तो हो उसकी गया। लेंथ, तो रोल सेंटर तुम्हारा ऊपर उठ गया। मैंने बताया था गाड़ी पीछे से उड़ गई थी, क्यों? क्योंकि लंबे स्ट्रट्स लगा दिए थे ना, याद आया? ठीक है ठीक है। बस यही रीजन है भाई, बस यही रीजन है। तुमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है भाई, तुम कितने लकी हो। ये सब चीजें भाई समझ रहे हो? ये भाई पता ही नहीं चला। गौरांग को जब अपन वहां बैठे थे तब ये सब पढ़ाना चाहिए था। अरे तो और भाई एक मैं और भाई, एक और अंडर स्टीयर के लिए आगे से रोल एक्सेस ऊपर होनी चाहिए। बस बस सही सही ऑपोजिट और कर ये दो। अपनी थीवी की चीज नहीं थी। अपनी तो ओवर स्टीयर के लिए ये था ना, मैंने बताया था तेरे को गुलिया, क्या मैंने वापस तो ये आने के स्टीयरिंग बाद। वालों का काम था कि सस्पेंशन वालों का? भाई तो रोल सेंटर की हाइट सस्पेंशन वाले कंट्रोल करते हैं, टर्म ओवर स्टीयर है इसलिए भाई अपन तीनों ही है। और क्या। कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू। सब चलेगा। ओके कंटिन्यू भाई। नेक्स्ट तो टॉपिक प्लीज। हाँ नेक्स्ट टॉपिक चलो भाई भाई। ये टर्म ही पूछते हैं और थोड़ी ना डीप में जाके थोड़ी पूछेगा वो हमसे कुछ। और कि क्या रोल सेंटर क्या होता है, ये क्या होता है। नहीं, ये पूछेगा रोल सेंटर क्या होता है, एंटी स्क्वाट, अंडर स्टीयर, ओवर स्टीयर ही पूछता है वो। रोल पीछे हो तो पता है, चलो। चले। यो तो होता ही नहीं है। यो मैंने बताया ना, तो ये जो टर्न मूवमेंट लेते था टाइम, ना, जो टर्न लेते टाइम। जो राकेश भाई का मूवमेंट था ना, हाँ ये हाँ, वाला, वो यो यो होता है। था ये, यो था। हाँ बस बस और कुछ नहीं, यही होता है वो। सर ठीक है भाई। तो कहाँ कहाँ पहुंच जाए अब बताओ आप कहाँ। फ्रंट सस्पेंशन। ठीक है भाई, एक नंबर। फ्रंट सस्पेंशन का मैंने बताया था, ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, ट्रैक वेट 54 है, व्हील बेस भी 54 है, मतलब अपने जो टायर्स हैं वो स्क्वायर में है। ठीक है, व्हील रेडियस 11 इंच, मतलब मैंने बताया था टोटल हाइट टायर की है 22 इंच। 22 इंटू 7 का अगर तुम रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो अपना टायर बन जाएगा ऐसा। 22 इंटू 7 है, अच्छा सात 7। 7 विड्थ है उसकी, ये टायर है ये, और ये 7 जो है ये है 7 विड्थ टायर की। ठीक है, तो व्हील रेडियस हो गया, सब हो गया, अपर आर्म अबे लोअर आर्म। किंगपिन क्या था भाई, मैं भूल गया। अरे साले ये अरे है स्टीयरिंग है स्टीयरिंग यार। एक्सेस, ये 100 डिग्री दिख रहा है अच्छा ना अच्छा, ये। हाँ उसको बोलते थे। हाउ हाउ किंगपिन बोलते थे। कैस्टर 2 डिग्री है, एंटी डाइव 26.52। कैसे कैलकुलेट हुआ था ये भाई बता। परसेंटेज किस, भाई भाई परसेंटेज बता पहले। देखो देखो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री था, मेरे को देख लो याद देख है। लो। हाँ देख लो परसेंटेज देख बता। लो, मान लो सीजी यहाँ है, ठीक है। मतलब 27% फोर्स उसमें जा रहा है जो टायर्स पे लग रहा है। हाँ मतलब ये इस फोर्स का 27% ही है, मतलब ये एंगल से ही है, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कैलकुलेट ऐसे होता है एंटी डाइव, ये तुम्हारा सीजी है, ठीक है। हम्म। अब ये सीजी से तुमने आई सेंटर के अलोंग ये लाइन पास करी, नहीं सीजी अलग है, मतलब मान लो सीजी इधर है। रुको रुको मैं ना डिलीट करता हूँ, एक सेकंड थोड़ा क्लियर है। जरूरी नहीं आई सेंटर के नीचे ही हो, सीजी के नीचे ही हो आई सेंटर, सीजी यहाँ भी हो सकता है। ये सी जी, ये तुम्हारा सीजी है, ये लाइन ड्रॉ करी, ये ग्राउंड है। आई सेंटर वाली लाइन को करो प्रोजेक्ट, समझ में आया? हाँ हाँ। ये इसी लाइन का प्रोजेक्ट कर दो, तो ये मान लो एच हाइट है, एच डैश है ये, और अपना सीजी जो है वो एच पे है, तो बस एच डैश अपॉन एच इंटू 100, ये है परसेंटेज। अच्छा समझ आ गई? एंटी डाइव ठीक है, ठीक। परसेंटेज। मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस परसेंटेज याद रखना। हाँ तो मतलब इफेक्टिवली सेम बात हो जाएगी, वो एंगल 60 डिग्री है तो उसका उतना परसेंटेज ऐसा निकलेगा, एक ही बात। चलो कहाँ थे अब अपन, स्क्रब रेडियस, लोअर स्क्रब ये रेडियस लोअर बता। वेट तो कैसी क्या होता है? ये है, ये E23 जहाँ था ना उसमें नीचे के जो अच्छा। 2 पॉइंट्स हैं, बस ये। आर्म से होता है क्या, लोअर आर्म अपर आर्म। हाँ हाँ, लोअर आर्म्स के जो टर्निंग पेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस 14 इंच है, लोअर आर्म्स अपने फ्रंट के जो हैं, और वेट तो टर्निंग पेयर मतलब वो ए 15 जिस एक्सेस के वर्ड घूम रहा है,
डिस्टेंस अपर विड्थ ऑफ चेसिस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस, ये वही नॉर्मल सी चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है भाई, डिजाइन पैरामीटर्स, कैम्बर चेंजेस इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम ट्रैक्शन, एरियल कॉन्टैक्ट पैच। भाई ये दिस टाइम वी आर यूजिंग डबल विशबोन। भाई कहाँ एचआम? पीछे पीछे ये फ्रंट की बात हो रही है ना, फ्रंट में डबल विशबोन है, पीछे एचआर में। हाँ तो बता भाई क्यों क्यों यूज किया है वो, मतलब हाँ ये बताओ। अच्छा, पीछे एचआर क्यों यूज किया है, और आगे डबल विशबोन क्यों यूज किया? आगे के लिए तो और स्टैंडर्ड है लास्ट ईयर क्या यूज किया था ऐसा? हाँ तो आगे जो सस्पेंशन होते हैं हमेशा डबल आर्म रहते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट, मतलब आगे में ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है मैकफेयरसन स्ट्रट, ठीक है। मैकफेयरसन स्ट्रट क्या अभी वो बोला नेगेटिव, भाई एक बार? मैकफेयरसन स्ट्रट जो तुम्हारा सस्पेंशन ज्योमेट्री थी, जो तुमने नेगेटिव पॉजिटिव कैम्बर देखा था राकेश शुरू में, हाँ हाँ उसमें याद है वो जो स्प्रिंग है वो डायरेक्ट नकल पे लगी हुई थी फ्रंट हम्म के, तो उसी को मैकफेयरसन बोलते हैं। तो वो जो सस्पेंशन स्ट्रट है, जो स्प्रिंग है, उसकी जो एक्सेस है वही किंग पिन एक्सेस हो जाती है, मतलब उसी एक्सेस के अबाउट व्हील असेंबली घूमती है, वही स्टीयरिंग एक्सेस होती है। लेकिन डबल विशबोन में जो फ्रंट के बॉल जॉइंट्स हैं, उनसे जो एक्सेस पास करेगी, जो कि इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, ये है ना तुम्हारे फ्रंट के, ओके ये अपर आर्म यहाँ पे लोअर। देख मैक्सिमम स्ट्रट में केवल डबल विशबोन की जगह एक सिंगल विशबोन नीचे रहता है और ऊपर स्ट्रट रहता है ना? हाँ ओके ओके, और उससे कंट्रोल भी ठीक है। हाँ ठीक है, चल वो वाला मैं देख लूंगा उसकी ज्योमेट्री। शायद उसमें ये तो यार बहुत पहले, मतलब ठीक है, ओके समझ गया मैं। ट्रक में होता होगा यार ये तो मैकफियरसन मैकफियरसन तो कारों में होता है, ट्रक में तो वो होता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग। हाँ, आगे की बात कर रहा था यार। आगे भी ट्रक में तो आगे भी लीफ स्प्रिंग यूज होता है भाई, नेक्स्ट लेवल होता है भाई ट्रक तो। चलो। लीफ स्प्रिंग देखनी है क्या राकेश, देखी तो है तूने? अरे बता बता वो बात। नहीं मैं अभी ठीक नहीं है। पहुंचा हुआ। हाँ, अबे डबल विशबोन का ये फायदा, मतलब क्या फायदा रहता है वैसे? कि डबल अपन वो विशबोन, जो अपना कैम्बर अच्छे से कंट्रोल होता है ना डबल विशबोन में? हाँ 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 हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा ये कैम्बर अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, दूसरा फायदा है स्टीयरिंग ऑफ एक्सेस। रोडिंग हाँ ऑफ डबल रोडिंग, विशबोन सही रहता है। नहीं ऑफ रोडिंग में तो सॉलिड सॉलिड एक्सेल यूज होता है सस्पेंशन सभी गाड़ियों में, मतलब प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल। ये अपन जो बहा बनाते हैं ना, वो मिनी बहा है, मतलब उसका टेक्निकल नेम मिनी बहा है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सीटर है और उतना रफ टेरेन, मतलब रफ टेरेन पे तो चलाते हैं, बट वो वन सीटर है, इसलिए जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, एक्चुअल मॉन्स्टर ट्रक्स बहा, वो उनमें देख दोनों बोल रहा हूँ। साइड। हाँ बोल बोल बोल। रहा हूँ, लास्ट ईयर अपन ने क्या चारों एचएम यूज करे थे? नहीं नहीं, चारों डबल विशबोन, एचआर नया है। इससे पहले आगे पीछे दोनों साइड डबल विशबोन यूज होता था। उससे एक, मतलब फ्रंट में तो जितनी गाड़ियां बनी है सब में डबल विशबोन है, फ्रंट साइड, फ्रंट सस्पेंशन में। पीछे में लास्ट ईयर डबल विशबोन था, अपने ईयर में एचआर था, और अपन से 2 साल पहले बहा में ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन था। नहीं वो इतना नहीं तीसरे टाइप। बताऊंगा उसको। हाँ, वो मार एक ही बात है। ठीक है, ट्रेलिंग मैंने आर्म, बता दिया, मैंने ट्रेलिंग बता आर्म दिया। यार ये अपने पास। थी ना बहुत पुरानी ग्रीन ओके बहार जो ओके। देखी थी ना तुमने, जो तुमने काटी है, तो वो ग्रीन बहार में ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन। चलो, ये ठीक है। कैम्बर देख लो। ये अपन फ्रंट से देख रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आईसी जो है अपनी गाड़ी का इनफाइनाइट पे है ना। ये डायग्राम से कुछ समझ में हाँ आ रहा है राकेश बोलिए? मैं थोड़ा हाँ भाई, एक्सप्लेन, अगर आईसी, देख लंबा ज्यादा जीरो, ठीक है कर दे कर हाँ दे। आईसी छोटा होगा तो कैम्बर चेंजेस सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब कैम्बर चेंज रेट इज 10 इनवर्स ऑफ एफ वी एस ए। तो इसका ये रहता है भाई, फुल फॉर्म क्या था यार, फ्रंट व्यू शॉर्ट आर्म लॉन्ग। मतलब भाई सिंपली सी ये बात है कि आईसी की टायर सेंटर से डिस्टेंस,
वो फ्रंट व्यू इसलिए लिखा है कि फ्रंट से देखने पे ये वाला आईसी लोकेट होता है। तो फ्रंट व्यू शॉर्ट रखोगे तो हाँ। कैम्बर चेंजेस लार्ज होंगे, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअल अपनी जो गाड़ी बनी है उसमें कैम्बर चेंजेस बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो अपन चाहेंगे कि कैम्बर चेंजेस लार्ज ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, आईसी को दूर दूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे दूर क्या होता है आईसी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे अगर अपन इंस्टेंटेनियस सेंटर रख देंगे तो अपना जो कैम्बर चेंजेस है वो नेग्लिजिबल होंगे। उसके बाद भी कैम्बर चेंजेस अपनी गाड़ी में आते हैं, फ्रंट में तो बहुत कम आते हैं, पीछे ज्यादा आते हैं। उसके पीछे का और रीजन इसका केवल यही रीजन है कि भाई ज्यादा जैसे बम्पर ड्रूप आए तो अपन का हाँ जो अपन ने वो किया था कि ये अपने हाँ को चाहिए तो ज्यादा चेंज ना हो। हाँ, पैच एरिया ज्यादा डिफॉर्म ना हो। हाँ। ठीक है। हम्म। स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, स्टैटिक कैस्टर। स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन मैंने पूरा समझा दिया था, क्यों है, कितना है, हाँ। हाँ। रब रेडियस कम करना होता है। कैस्टर वो लोग अच्छे से और डिटेल में बताएंगे, मैंने तो बता दिया 2 डिग्री है, 2 डिग्री से ज्यादा भी दे सकते थे, बट ठीक है। लेटरल लोड ट्रांसफर एंड ट्रैक विड्थ ऑप्टिमाइजेशन, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी ना अभी जस्ट, कि लेटरल लोड ट्रांसफर क्या होता है, जब तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती है तो बाहर वाले आउटर टायर्स पे लोड बढ़ता है, इनर टायर्स पे कम होता है, कम होते होते एक ऐसा हो जाता है कि रोल ओवर होने के समय इनर टायर्स पे फोर्स 0 हो जाता है, मतलब पूरा लोड आउटर टायर्स से पहुंच गया। तो ये कंडीशन आती नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। तो लेकिन नॉर्मल भी अब जब चला रहे हैं तो लोड ट्रांसफर होता है, इनर से आउटर टायर्स पे लोड ट्रांसफर होता है, मतलब आउटर टायर्स पे लोड बढ़ता है, इनर पे कम होता है, और सेम अमाउंट से कम ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा एन। ठीक है। तो एफ वाई लेटरल फोर्स है, एच आर रोल सेंटर की हाइट है, डिवाइडेड बाय ट्रैक विड्थ। ट्रैक विड्थ मैंने बताया था क्या है। तो इससे डेल्टा एन, हाँ। मतलब डेल्टा एन का कैलकुलेशन नहीं है ये, डेल्टा एन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ये बताने की कोशिश करिए। 2 फैक्टर है, और फिर दूसरा फैक्टर है रोल स्टिफनेस। रोल स्टिफनेस तुम लोग भाई, मैं बता रहा हूँ, अपन एक और सेशन कर लेंगे उसमें मैं। हाँ। रोल स्टिफनेस यार, रेजिस्टेंस टू रोलिंग। हाँ हाँ, रेजिस्टेंस टू रोलिंग, सही। तो रेजिस्टेंस टू रोलिंग, अब रोल स्टिफनेस कैलकुलेट कैसे होती है, बढ़ाते कैसे, कम कैसे करते हैं, उसके पीछे ये है थ्योरी। जो अपने जो पीछे की स्प्रिंग्स है, फ्रंट की स्प्रिंग्स है ना, वो तुमने देखा होगा एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो तुम देखोगे हाँ। कि अगर वो स्ट्रेट होती, एंगल पे इंक्लाइंड ना होती, तो तुम्हारी जो वो है ना रोल स्टिफनेस, उसका कैलकुलेशन का कम फॉर्मूला होती। ऐसा है। हाँ मतलब कम कम भी होती, और उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला इससे आ जाता है। रुक जाओ मैं अरे थोड़ा सा, फॉर्मूला नहीं जाना भाई, नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अभी तो रिपोर्ट पे ही रहते हैं। मतलब ये समझ लो कि वो जो स्टिफनेस है ना उन दोनों स्प्रिंग्स की, वो स्टिफनेस ही रोल स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। अगर वो स्प्रिंग्स ना होती, मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता कि वो स्प्रिंग्स नहीं होती और रोल स्टिफनेस 0 होती, तो अपन को 0 नहीं होती, कम होती, रिक्वायर्ड से कम होती, तो अपन को एंटी रोल बार लगाना पड़ता है अलग से रोल स्टिफनेस देने के लिए। ठीक है। तो चलो ये भाई, वाला यहाँ से मैं फैक्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, है को बुलाया जा रहा है। क्या। चलो कंटिन्यू करो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग देख सुन लूंगा। तो, अरे सुन तो लो, मेरे को भी काम है, ऐसा करते हैं अपन पार्ट 2 इसका करते हैं कल, या एक एक दिन जब कल। भी तुम लोग बोलो, ठीक है। है ना। मैं हाँ पूरा ठीक है। इसमें इसमें क्योंकि कि बहुत डेप्थ है भाई। भाई क्या क्या बचा एक बार ऐसा दिखा तो दे। देख लो तुम लोग का ये एंटी डाइव तो मैंने सिखाई दिया, ये मैक्सिमम पार्ट तो हो गया है। ये ग्राफ्स तुम्हें समझाने हैं, ये फोर्स कैलकुलेशंस हैं कुछ, ये तो सब तुम डिजाइन में कर ही लेते हो, जो तुमने करी है उसी से ही हमने हाँ। करी है सेम। और एनसिस किन कंपोनेंट्स पे कैसे किया है, कि किस कंपोनेंट पे कैसा लोड आता है, बस ये बताने के लिए। और एक दो चीजें समझा दूंगा कि भाई वो बॉस ने जो आर्म तोड़ा था वो कैसे टूटा, और किस तरह से फेलियर होता है गाड़ी में, और उसको बचाने के लिए हमने क्या क्या किया है, आर्म्स कैसे। हाँ वैसे यार ज्यादा नहीं बचा, मेरे को नहीं आता, मतलब मेन मेन जो टर्म्स थे वही जानने थे। हाँ लास्ट में ये रोल का कुछ वो है, मतलब एक मेन चीज ये है, ये बतानी, ये मैं बता दूंगा तुमको नेक्स्ट में,
ये तुम लोग जान लोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा मेरे हिसाब से, हाँ चल ठीक है। है ना। तो तुम लोग ये चीजें जान लेना, फ्रंट की राइड फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं और क्यों होती हैं, और कितनी रखने से कितना क्या गाड़ी पे इफेक्ट पड़ता है, और डैम्पिंग ठीक है। स्टिफनेस कितनी रहती है, ये सब चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ चल, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ ठीक है।